दोस्तों, आप तमाम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में जानते हैं कि उनके ऊपर जो है वो पासा एक्ट इम्पोज किया गया है और उसके बाद से वो अभी वडोदरा जेल में बंद है। इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। उनके चाहने वाले लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कैसे रिहाई मिलेगी। कई सारे साथियों ने हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि ज़रा बताया जाए कि क्या उनके पास ऑप्शन है। आज हमने बहुत कम वीडियोज़ अपलोड किए, तबीयत थोड़ी अलील थी, इसी वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप तमाम लोगों से ये वादा था कि हम किसी वकील से कांटेक्ट करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं, पासा एक्ट क्या है, इसका क्या इतिहास है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे। तो इस वजह से हमने एक बहुत हमारे अजीज़ दोस्त भी हैं और एक प्यारे एडवोकेट हैं मोहम्मद तौफीक खान साहब, उनसे हमने बात की, फैसल भाई अभी हम उन्हें कहते हैं। तो हमने उनसे बातचीत की और तौफीक साहब से हमने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर कौन सा कानून लगाया गया है और इससे निकलने के क्या कुछ रास्ते हैं। आइए हम आप तमाम लोगों से जो आप तमाम लोगों के बीच जो है वो तौफीक खान साहब को रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तौफीक भाई आपका कि आप हमारे कह सकता है कि इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे रहेगा वो ये कि पासा एक्ट जो है, जो पासा कानून है, आखिर में ये है क्या और क्या कुछ इसका इतिहास है? बहुत संक्षिप्त रूप में आप हमें बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया की पूरी टीम का, स्पेसिफिकली सदर भाई आपका, फॉर हैविंग मी हियर, मुझे इस मौके पर इनवाइट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और आपका पहला सवाल, व्हाट इज़ द पासा एक्ट? पासा एक्ट क्या है? तो शुरू करते हैं इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं पासा एक्ट की। द फुल फॉर्म ऑफ पासा एक्ट इज़ गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985। हिंदी में अगर कहें तो असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम का अधिनियम। असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम का अधिनियम 1985। ये एक रीजनल लॉ है। रीजनल लॉ क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। हर लॉ में जब भी कोई लॉ बनता है तो उसमें एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है, ये जो कानून है जो बनाया गया है, इसकी हदें क्या है, ये कहाँ तक फॉल कर सकता है, कहाँ तक इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन या उसकी एक्सटेंट। तो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लॉज होते हैं जिनकी इंटरनेशनल एक्सटेंट होती है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री उनकी ज्यूरिसडिक्शन का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड 1860, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, आई थिंक 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। उसकी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ है, वो हिंदुस्तान के बाहर भी अप्लाई करता है। लेकिन कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान की सरहद के अंदर ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मसलन अगर एक लॉ ले लें, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसकी जो उसका एक्सटेंट है, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के हिंदुस्तान के अंदर ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसी तरीके से जो पासा एक्ट है 1985 का, इसकी जो सरहदें हैं वो गुजरात तक हैं। वो एक रीजनल लॉ है जिसकी तर्ज पर अलग अलग लॉज बनाए जा सकते हैं या इसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके किसी अलग स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। दिल्ली में बात हुई भी थी आई थिंक वहाँ पर शायद है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये होता है उसकी एक कानूनी जो सरहद होती है, जो लिमिट होती है। तो इसकी जो सरहद है वो रीजनल है, ये गुजरात तक ही बेस्ड है। और जो एक्ट होता है, पहले मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा बट स्टिल, कि एक्ट होता क्या है। जैसे इंसान पैदा होते ही सारी सलाहियतों का मालिक नहीं होता, वैसे ही एक एक्ट की भी एक्ट बनने की एक पूरी उम्र होती है। दरअसल पहले जो है कोई भी एक्ट कानून को कहते हैं, कोई भी जो एक्ट होता है वो पहले एक्ट की शक्ल में नहीं होता, वो पहले बिल की शक्ल में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब सीएए का मसला चल रहा था, एनआरसी का मसला चल रहा था, तो बॉयकॉट कैब चलता था। पहले कुछ महीनों कैब चला, सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन बाद में वही कैब सीएए में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अब वो एक्ट बन चुका था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कैसे बनता है? अगर हिंदुस्तान के किसी भी मसले पर कोई हम लॉ लाना चाहते हैं, कोई रेगुलेशन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वो रेगुलेशन कैसे लाएंगे उसका एक खाका तैयार करते हैं, एक बिल तैयार करते हैं। और वो बिल राज्यसभा में
या लोकसभा में या राज्यसभा में, मतलब दोनों जगह जाना है, बट इसकी कोई ऐसी क्रोनोलॉजी नहीं है, पहले कहीं पर भी हो सकता है। तो दोनों जगहों से पारित होने के बाद जब इस पर राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदया की असेंट मिल जाती है, कंसेंट मिल जाती है, उनका हस्ताक्षर हो जाता है, तब मान लिया जाता है कि कल तक जो बिल था वो अब एक्ट बन चुका है और अब ये एक स्पेसिफिक लॉ बन चुका है जो हमें हर हाल में मानना है और ना मानने की शक्ल में किसी भी तरीके की पनिशमेंट जो वो एक्ट निर्धारित करता है वो दी जा सकती है। मैं आपको इस एक्ट की शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये अगर आई थिंक ये, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये डेफिनेटली उल्टा दिख रहा होगा आपको, बट ये 8 से 9 पेजेस का एक एक्ट है और इसमें और 16 नंबर का एक्ट है। 16 नंबर का मतलब ये हुआ कि उस साल में बनने वाले सारे कानूनों में से ये 16वें नंबर का कानून रहा होगा। जैसे आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, वो 45th यानी कि 45वें नंबर का कानून था, तो ऐसे ये 16वें नंबर का कानून है। तो इसका पूरा नाम है द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985। 2 डेट्स मैं बताना चाहूँगा। कभी भी जब आप लॉ पढ़ते हैं या लॉ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो 2 डेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली डेट होती है इनैक्टमेंट और दूसरी डेट होती है एनफोर्समेंट। क्या फ़र्क होता है इनैक्टमेंट की डेट में और एनफोर्समेंट की डेट में? बहुत बेसिक सा फ़र्क है। इनैक्टमेंट की डेट वो डेट होती है जिस डेट पर वो कानून बनकर तैयार हुआ, और इन्फोर्समेंट की डेट होती है वो डेट जिस डेट में उस कानून को एनफोर्स कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, वो माना जाने लगा, आम मंजर आम पर वो कानून आ गया। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो इससे भारतीय संविधान है, तो 26 नवंबर 1949 को वो बना, उसको कह सकते हैं इनैक्टमेंट डेट, और ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950 को जब से वो इन्फोर्स हुआ उसको इन्फोर्समेंट डेट कह सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्ट में ये 2 डेट्स थी। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसमें मात्र 19 सेक्शन है। देयर आर ओनली 19 सेक्शन इन द कंप्लीट एक्ट, जिसमें से इन सेक्शन से पहले एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल हिंदी में उद्देशिका कहते हैं, और ये लगभग सारे ही कानूनों के पहले पन्ने पर लिखी होती है। भारतीय संविधान भी अगर आप पढ़ेंगे तो पहले पन्ने पर मिल जाएगा आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर एंड, ये ऐसे चलती जाती है पूरी की पूरी प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्रियम्बल किसी भी लॉ को बनाने के पीछे का मकसद जस्टिफाई करती है। प्रियम्बल फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरा लॉ नहीं पढ़ना चाहते, इसमें तो सिर्फ 19 सेक्शंस हैं, तो मुझे तो पढ़ते वक्त बड़ा छोटा सा एक्ट लगा, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग बड़े आदी होते हैं, बड़े मतलब मल्टीपल सेक्शंस पढ़ने के। हमारे पास 500, फॉर एग्जांपल आईपीसी में 511 सेक्शन है, सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, एविडेंस में 167 सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब 445 प्लस आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें तो फिर भी सिर्फ 19 सेक्शन ही हैं। तो इसमें 19 सेक्शन है, और 19 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन इसका टाइटल बताता है, इसकी कमेंसमेंट डेट वगैरह बताता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। देन बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़ाइन किए गए हैं कि अगर आप आगे ये एक्ट पढ़ते हैं और ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये बार बार इस एक्ट में आते रहेंगे, तो किस कॉन्टेक्स्ट में उन सारे शब्दों को समझना है। लॉ में कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में उन सारे लॉज को समझना है, वो वर्ड आपको वही समझाएं जो लॉ बनाने वाले आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए उन शब्दों को पहले ही डिफाइन कर दिया है ताकि आप उन शब्दों का कोई दूसरा मतलब ना निकाल पाएं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक जो सवाल है अब वो ये है कि आखिर पासा जो एक्ट है वो किन किन लोगों के ऊपर जो है वो इम्पोज किया जाता है, और कौन कौन लोग होते हैं जिसके ऊपर इस कानून को लागू किया जा सकता है। यकीनन ये दोनों सवाल एक जैसा ही है, लेकिन आप इस सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। दूसरा सवाल आपका कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस पर्टिकुलर लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ पर्सन। इसका अगर जवाब दूं तो हमें गो थ्रू होना पड़ेगा इसके सेक्शन 3 से। जी हाँ, इसका सेक्शन 3 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, अगर उसको ऐसा लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि इस व्यक्ति की किसी भी गतिविधि की वजह से पब्लिक ऑर्डर या सोशल ऑर्डर बिगड़ सकता है, समाज में असामाजिकता फैल सकती है, समाज में अराजकता फैल सकती है, समाज में किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियां जन्म ले सकती हैं इस इंसान के किसी भी कृत्य को कर देने के बाद या इस इंसान की किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो सरकार उस पर
प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी इंसान को जो वो कर चुका है उसकी सज़ा नहीं देनी है, बल्कि जो वो करने जा रहा है, और बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट मुझे ऐसा लगता है कि इसके ये कदम उठाने से समाज में अराजकता फैल सकती है, तो उसको कुछ करने से पहले ही रोक लेना, चार दीवारी में कैद कर देना, बंद कर देना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इलेक्शंस के टाइम पर आपने इस लॉ का बहुत इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। अमूमन नेता वगैरह जब कभी किसी स्पीच के लिए जाते हैं या अपनी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको आप सुनते होंगे कि डिटेन कर लिया गया है। ये डिटेन इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी किसी भी स्पीच की वजह से, किसी भी हरकत की वजह से समाज में किसी तरीके की कोई अराजकता ना फैल पाए। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी देती है, सेक्शन 3 ऐसा कहता है कि जिम्मेदारी देती है कमिश्नर ऑफ पुलिस या मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इन दोनों में से किसी एक को जिम्मेदारी देती है कि अगर सरकार कहती है कि किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी हरकत की गई है, कुछ ऐसा किया गया है जिससे लगता है कि समाज में अराजकता फैल सकती है, तो उस व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस के अलावा एक ऑथराइज्ड पर्सन भी होता है। ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस के अलावा कोई भी थर्ड ऑफिसर जो पुलिस में डील कर रहा है या एग्जीक्यूटिव में है, तो उस व्यक्ति को, उस ऑफिसर को सरकार एक राइट ट्रांसफ़र कर देती है, एक अधिकार दे देती है कि अगर इन दोनों में से कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको मैं अधिकार देता हूँ बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट कि आप ऐसे व्यक्ति को डिटेन कर लीजिएगा जिस व्यक्ति के बारे में मुझे ये आशंका है कि इसके होने से या इसके कुछ भी करने से समाज में प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों में किसी भी तरीके का दंगा, किसी भी तरीके का फसाद हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और कौन लोग होते हैं जिन पर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ। जैसे कि इसका जब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं इसका सेकंड वाला, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला वर्ड है इसमें बूट लेगर। अब बूट लेगर का मतलब क्या होता है? बूट लेगर सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी मादक पदार्थ को, शराब को या इससे रिलेटेड किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें नशा होता हो, जो सरकार के तहत प्रोहिबिटेड हो, बैन कर रखी हो, ऐसी किसी चीज़ को बेचता है, बांटता है, बंटवाने में हेल्प करता है, बेचने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है, ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त होने वाले इंसान को कहते हैं बूटलेगर। तो जाहिर सी बात है, अभी अगर बूटलेगर है तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है इस एक्ट के खिलाफ। दूसरा शब्द इसमें आता है कॉमन गेमिंग हाउस कीपर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन गेमिंग हाउस कीपर? कोई भी इंसान जो, एक एक्ट और है उसको बोलते हैं गैम्बलिंग एक्ट 1887, यानी कि एक और कानून है गैम्बलिंग एक्ट करके 1887 का। उसके तहत अगर ऑलरेडी वो 3 साल की सज़ा पा चुका है किसी मामले में, और 3 साल की सज़ा पा लेने के बाद, वो सज़ा पूरी कर लेने के बाद ये व्यक्ति फिर किसी गतिविधि में, ऐसी ही किसी जो जस्ट मैंने भी आपको बताया, ऐसी ही किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इसी एक्ट के अंदर डिटेन करने का प्रावधान है। एक और वर्ड है इसमें क्रूअल पर्सन। अब देखिए, क्रूअल पर्सन और एक और वर्ड है डेंजरस पर्सन। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, आपको पता है ये पर्टिकुलर एक्ट, इसको पासा कहते हैं, और ये पासे की तरह पलट जाने वाला एक्ट है एक हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस एक्ट से रिलेटेड 60% केसेस को नलिफाई कर दिया, 60% केसेस को रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट 1 सेकेंड, बेयर विद मी। साल 2021 में, सितंबर 2021 में गुजरात विधानसभा में एक डेटा पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5402 डिटेंशन के, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को अरेस्ट कर लेने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको डिटेन कर देने के 5402 ऑर्डर दिए गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, गुजरात की हाईकोर्ट ने 3447 केसेस को रिजेक्ट कर दिया गया था, और कहा था कि चूँकि रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं थे, इस वजह से उनको किसी भी तरीके की डिटेंशन नहीं दी गई थी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो मैंने अभी दो वर्ड बोले आपके सामने, क्रूअल पर्सन एंड डेंजरस पर्सन।
इन दो शब्दों की वजह से ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है कि क्रूअल पर्सन कैसे जस्टिफाई करोगे आप? क्रूअल पर्सन का मतलब होता है बहुत अच्छी हिंदी में अगर कह लें तो होता है निर्दयी व्यक्ति, और डेंजरस, खतरनाक इंसान। कैसे साबित करोगे? किस हरकत से आप साबित करोगे कि कौन निर्दयी है, कौन खतरनाक है? तो थोड़ा सा वेग मीनिंग है यहाँ पर, और अपनी वेग मीनिंग की वजह से ये एक्ट जो है वो क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात इस एक्ट के बारे में ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में आपका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का या कमिश्नर ऑफ पुलिस का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का या ऑथराइज्ड ऑफिसर का ये ख्याल है कि ये व्यक्ति समाज के लिए बेहतर नहीं है, समाज में अराजकता फैला सकता है और इसे हमें डिटेन करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो इसमें एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है कि उसके ऊपर एक से ज़्यादा FIR विद इन दैट रीजन, यानी कि गुजरात के अंदर विद इन दैट रीजन एक से ज़्यादा FIR हो रखी हूँ। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या आता था? क्रिटिसिज्म ये आता था कि एक से ज़्यादा FIR ना, तो जो पुलिस होती थी वो क्या करती थी, एक तो वो FIR जो आज की डेट में हुई, एक हो गई। अब इससे पहले की कोई FIR तो मिल नहीं रही है, तो ऐसी FIR ढूंढी जाती थी जो 10-15 साल पहले कभी एक व्यक्ति के खिलाफ की गई थी, जिसमें उसको सज़ा भी नहीं हुई थी, वो इंसान छोड़ दिया गया था, लेकिन FIR तो FIR है, वो तो चीज़ है, वो तो है, अभी भी सुरक्षित है उस जगह पर। तो आज की FIR और 15 साल पहले की FIR को क्लब करके आज की डेट में उस इंसान को मान लिया जाता था कि इसने गलती की है, जो कि एक ही FIR उसके खिलाफ आज है, और 10-15 साल पहले की FIR को क्लब करके ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि इस बंदे ने गलती की है, और देखिए चूँकि गुजरात के अंदर या उस रीजन के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा FIR हैं, तो हम जस्टिफिएबल रीज़न दे रहे हैं कि हमने इसे डिटेन क्यों किया। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है 2024 का, प्रेमल वर्सेज पुलिस कमिश्नर। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा था, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कैन नॉट हैव नेक्सस विद ब्रीच ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब जब आप कहते हो समाज में अराजकता फैलाने का मतलब है पब्लिक ऑर्डर को तहस नहस करने की कोशिश करना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन ना करना, पब्लिक ऑर्डर के प्रति नकारात्मकता फैलाना, समाज में उसी को बोलते हैं अराजकता फैलाना। और ये कहा गया है इस मामले में कोर्ट की तरफ से कि सिर्फ FIR के रजिस्ट्रेशन से ये साबित नहीं होता कि पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो तितर बितर हो सकता है, बिखर सकता है, ये सिर्फ एक FIR के हो जाने से जस्टिफाई नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ एक FIR लिखवाने से आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि इस व्यक्ति की किसी कृत्य से पब्लिक ऑर्डर को ठेस पहुँच सकती है। एक और बड़ा दिलचस्प मामला है 1969 का, 1969 का, पुष्कर मुखर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कोर्ट ने कहा था कि एवरी एक्ट ऑफ असॉल्ट और इंजरी टू स्पेसिफिक पर्सन डज नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर व्हेन टू पीपल क्वेरल एंड फाइट एंड असॉल्ट ईच अदर इनसाइड अ हाउस और इन अ स्ट्रीट, इट मे बी सेड दैट देयर इज अ डिसऑर्डर बट नॉट पब्लिक डिसऑर्डर। सिर्फ सड़क पर 2-3 लोग लड़ रहे हैं, इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये पब्लिक डिसऑर्डर को ख़राब कर रहे हैं। अगर एक घर में चारदीवारी में कहीं पर भी 2 लोग लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, वो डिसऑर्डर ज़रूर है, वो अराजकता फैला रहे हैं, पर वो पब्लिक डिसऑर्डर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इससे समाज, 2 लोग अगर लड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे समाज को प्रॉब्लम दे रहे हैं। हो सकता है वो उनकी इंडिविजुअल फाइट हो सकता है उनका पर्सनल मैटर हो। एक और मामला 2017 का, विजय रसिका भाई करसन भाई ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक्ट अफेक्टिंग पब्लिक ऑर्डर मस्ट अफेक्ट द कम्युनिटी एट लार्ज। मतलब अगर आपकी किसी हरकत से स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि आपकी ये हरकत जो है पब्लिक ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करने का काम कर रही है, समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रही है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या वो एक कम्युनिटी एट लार्ज को प्रॉब्लम पहुंचा रही है। अगर आपकी किसी हरकत से सिर्फ 2 या 4 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप पब्लिक ऑर्डर को ठेस पहुंचा रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर को तभी माना जाएगा कि उसे ठेस पहुंची है या पब्लिक ऑर्डर जो है ब्रेक हुआ है जब कम्युनिटी एट लार्ज को उससे प्रॉब्लम होगी, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को उससे प्रॉब्लम होगी। सिर्फ 2-4 लोगों को प्रॉब्लम होने से हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक डिसऑर्डर हुआ है। इसके अलावा
तो ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया कि सिर्फ एक एफआईआर के तहत आप ये नहीं कह सकते कि कुछ प्रॉब्लम है और इसे डिटेन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपने अराजकता फैलाने की कोशिश की है, उससे एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ 2 लोग जो लड़ रहे हैं उनके लड़ने से ये बात साबित नहीं होती कि ये पब्लिक डिसऑर्डर है। रादर वो एक डिसऑर्डर ज़रूर है, पर वो पब्लिक डिसऑर्डर नहीं है। तौफीक भाई, अभी इस कानून को लेकर के अगर बात की जाए तो अभी एक बहुत काफ़ी मशहूर इस्लामिक स्पीचर है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनके ऊपर जो है इस कानून को लगाया गया है और उनके ऊपर पासा एक्ट को इम्पोज किया गया है, जिसके बाद तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस कानून से बेल कहा सकता है कि पासा एक्ट के जुर्म में जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या इससे उन्हें बेल मिल सकता है? क्या कुछ तरीके हैं, कैसे बेल मिलेगा इस कानून से? बेल का रहा सवाल, तो बेल में ये होता है कि अगर किसी एक्ट या किसी कानून में जो कि किसी स्पेसिफिक मामले के लिए बना है, अगर उसी एक्ट में ये लिख दिया गया है कि ऐसे 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 बेल मिल जाएगी, ये प्रोविज़न है जिनको फॉलो करके आपको बेल मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल वैसे बेल ले सकते हैं उसी एक्ट के कानून को फॉलो करके। लेकिन अगर एक्ट में नहीं लिखा है तो वही सिंपल प्रोसीजर है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी कि सीआरपीसी में दिया हुआ है, सेक्शन 436 में, सेक्शन 437 में, सेक्शन 438 में। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। मतलब बेल तो किसी भी मामले में मिल ही जानी चाहिए। देखो होता क्या है कि 2 तरह के कानून होते हैं, मैं समझा दूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरे बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को ये अधिकार होता है कि बगैर वारंट के वो सामने वाले को अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मामले में वारंट का होना ज़रूरी है। बेलेबल के मामले में बेल मिल जाती है पुलिस स्टेशन से ही, और वो उसका यानी कि जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसका अधिकार है बेल। लेकिन नॉन बेलेबल मामला सुन के लगता है कि इसमें बेल नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल में बेल मिलती है, बस उसके लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पर बेल राइट नहीं होता। देखिए क्या होता है कि जो मामले और अच्छा मैं ये बता दूं कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामले कैसे होते हैं। कॉग्निजेबल मैटर वो होते हैं जो गंभीर रूप के नहीं होते हैं, थोड़े कम गंभीर होते हैं। सॉरी कॉग्निजेबल मामले वो होते हैं जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। इसमें पुलिस को जो है ये अधिकार होता है कि वो बगैर वारंट के सामने वाले को अरेस्ट कर सकते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं वो थोड़ा सा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्राइम बहुत बड़ा है, कौन सा क्राइम बहुत छोटा है, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो गंभीरता है, वो कॉग्निजेबल अपराधों के मामले में थोड़ी सी ज़्यादा है और नॉन कॉग्निजेबल अपराधों के मामले में थोड़ी सी कम है। बेलेबल और नॉन बेलेबल का फ़र्क मैं आपको बता चुका। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल, नॉन बेलेबल, कौन कौन से मैटर को आप नॉन बेलेबल अपराध कहोगे और किसको बेलेबल अपराध कहोगे? तो ये आपको सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट में मिल जाता है, फर्स्ट शेड्यूल में मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, प्रोसीजर समझिए, किसी व्यक्ति को पकड़ा गया तो आप सभी को पता है कि 24 घंटे के अंदर उसको एग्जीक्यूटिव के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। उसके बाद में उस व्यक्ति को क्या होता है कि चार्जशीट उस व्यक्ति पर फाइल करनी होती है। अब चार्जशीट फाइल की जाती है अगर तो उस व्यक्ति ने, अगर हम सीआरपीसी सेक्शन 167 पढ़ें, अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो 10 साल की सज़ा पाने वाला अपराध है, मतलब कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसमें सज़ा 10 साल तक की हो सकती है, तो उस मामले में 60 दिन के लिए रिमांड पे सामने वाले अभियुक्त को रखा जाता है और पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि 60 दिनों के भीतर उस पर चार्जशीट फाइल कर दे। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो 10 साल से भी ज़्यादा की सज़ा पाने वाला अपराध है, ऐसे मामले में उस व्यक्ति को 90 दिन के रिमांड पर रखा जाता है और पुलिस को ये कहा जाता है कि आप 90 दिनों के अंदर इस पर चार्जशीट फाइल कीजिए। देखिए अब क्या होता है कि अगर 60 दिन का टाइम पूरा हो जाता है या 90 दिन का टाइम पूरा हो जाता है और दोनों ही टाइम पूरा हो जाने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती, तब ये कहा जाता है कि अब बेल पाना इस व्यक्ति का राइट बन गया है, क्योंकि ये रिमांड में रहा, जितना वक्त कानून कहता है उतने वक्त रहा, लेकिन चूंकि आपने उतने वक्त में चार्जशीट फाइल नहीं की, इसलिए अब आपको क्या करना होगा, इस व्यक्ति को रिलीज़ करना होगा जब तक कि आप इससे जुड़े और सबूतों को इकट्ठा करके वापस ला करके इसे ये साबित नहीं कर देते कि इस व्यक्ति को समाज में रहने का फिलहाल कोई अधिकार नहीं है। बेल कैसे ली जाती है? बेलेबल ऑफेंसेस में तो पुलिस स्टेशन से ही काम हो जाता है, राइट है आपका बेल लेना, बेल मिल जाती है। लेकिन
इस तरह के मामलों में, खासकर इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या होता है कि 438 भी हम बता दें, एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। एंटीसिपेटरी बेल उसको कहते हैं कि अगर आपको डर है कि पुलिस आपको पकड़ लेगी, तो इससे पहले कि आप पकड़े जाएं आपको एक बेल ले लेनी होती है, इसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। या बहुत सारे स्टेट्स में ये है, बहुत सारे स्टेट्स में ये नहीं है। 437 का मामला क्या है कि आपको कोर्ट में जा कर के ये बताना पड़ता है कि क्यों आपको बेल चाहिए। ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रेशन पे। हालांकि आपको इन मामलों में जो 10 साल से ऊपर के मामले होते हैं मोस्टली उनमें बेल नहीं मिलती, लेकिन स्टिल कोर्ट की एक डिस्क्रेशन पावर होती है, जो आई थिंक सेक्शन 482 में CRPC में दी हुई है। कोर्ट की एक अपनी खुद की एक पावर होती है। आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हो, बिल अप्लाई कर सकते हो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में भी, सेशन कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, मगर बेहतर ये है कि पहले आप सेशन कोर्ट में जाइए। होता क्या है कि आप बेल के लिए अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन चूंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आपका वकील इंटरप्रेट कर ले जाता है और आप जज को ये समझाने में कामयाब हो जाते हो, या जज साहब को ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल दे देते हैं। किस परिस्थिति में इम्पोज किया जा सकता है, वो बड़ी एक्चुअली नॉट सिंपल। यही परिस्थितियां हैं कि अगर किसी के कुछ कृत्य से कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है जिसका इंटरप्रिटेशन सरकार ये लगाती है कि इसके इस काम से लोगों में रोष फैल सकता है, तो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम जो टाइम हो सकता है इसमें, इस एक्ट में अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही काम किया है जैसा सरकार का इंटेंशन था, तो ऐसे व्यक्ति को जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो 1 साल के लिए होती है। इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड एक्चुअली क्या होता है कि जब इस व्यक्ति को पकड़ा जाता है और देखा जाता है कि किस मामले के तहत इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो उसके बारे में जो फैसला लेती है वो एडवाइजरी बोर्ड फैसला लेता है। और उस एडवाइजरी बोर्ड के लिए ये कंपलसरी होता है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल या अपना जो सजेशन है वो सरकार को दे कि क्या इस आदमी को, इस व्यक्ति को लंबे समय तक डिटेन करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अगर मैं बात करूँ पार्टिकुलरली, तो उनके ऊपर जो पासा एक्ट लगाया गया है, उनके ऊपर जो केसेस हुए, विगत जो 3 केसेस हुए गुजरात में, चाहे वो जूनागढ़ में हुआ हो, कच्छ में हुआ हो या मोडासा में हुआ, वो हेट स्पीच को लेकर के हुआ था। तो क्या सिर्फ महज एक स्पीच की वजह से किसी इंसान के ऊपर ये जो पासा एक्ट है वो लगाया जा सकता है? क्या सिर्फ स्पीच के ऊपर पासा लग सकता है? देखिए, लॉ की दुनिया में, लीगल वर्ल्ड में एक शब्द बड़ा कॉमन है, इंटरप्रिटेशन। जो भी आपने स्पीच दी है, ये काम ऑनरेबल जुडिशरी का है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि उस स्पीच में कुछ भी ऐसा था जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से आक्रामकता समाज में फैल रही थी, और उस इंटरप्रिटेशन में वो बात सही पाई जाती है, तो डेफिनेटली पासा लग सकता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, गलत तरीके से शब्दों का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो वहाँ पर हटाया भी जा सकता है। और दूसरी बात, बेल का वही जो नॉर्मल CRPC में बेल का जो प्रोविज़न है, जो किसी भी मामले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही प्रोविज़न इस मामले में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेल जो है वो आपका बेलेबल मामले में तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 के तहत आपका अधिकार ही होता है, लेकिन नॉन बेलेबल मामले में अधिकार नहीं होता है, पर इट इज़ अप टू कोर्ट्स डिस्क्रेशन। अगर आप कोर्ट को लगता है कि इस मामले में इतना भी गंभीरता नहीं है, तो कोर्ट बेल दे भी देती है। दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ कि बेल कैसे मिलती है। आपने बहुत सारी बातें बताई और वाकई आपने तमाम जो चीज़ें हैं वो कवर किया है। बहुत सारे लूप होल्स आपने पहले भी बताए कि इस कानून में क्या है, किस चीज़ की वजह से इस कानून का विरोध भी हुआ। लेकिन फिर भी मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस कानून के बारे में और अगर कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाहते हो तो ज़रूर बताइए। अच्छा, 2-3 बातें इस एक्ट से रिलेटेड मैं और अर्ज़ कर दूं। वो ये कि 2020 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत साइबर क्राइम को और कई सारी चीज़ों को, जैसे गैम्बलिंग डेंस और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स को, इन सबको भी जोड़ लिया गया था। इसका क्रिटिसिज्म इसलिए भी होता है कि जैसे मैंने बताया, पुरानी FIRs को आज की डेट में क्लब कर देते हैं। उसके अलावा ये किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर कि इस व्यक्ति के यहाँ जाने से ऐसा हो सकता है, उसको उठा लेना, उसके राइट टू लाइफ का इन्फ्रिंजमेंट है। दूसरी बात यह है कि 2023 में 3 मई को स्टेट होम डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन भी रिलीज़ की थी
कि जो ऑफिसर्स हैं जो लोगों को इस मामले में अरेस्ट कर रहे हैं कि इस पर पासा लगाया जा सकता है, इसका कहीं पर जाना समाज के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। मतलब सिर्फ आपको लगा और आपने उठा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपके पास रीज़नेबल ग्राउंड थे किसी व्यक्ति को पासा के अंदर उठाने के लिए। दूसरी बात, गुजरात हाई कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि ये ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कई बार कहा है कि कई बार जो है स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं वो बग़ैर सोचे समझे भी लोगों को उठा लेते हैं। दूसरी बात, 2020 में एक डिविजनल बेंच थी जो हाई कोर्ट की, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल विक्रम नाथ साहब, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि आप कैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको सामना करना चाहिए, कौन कौन से कदम आपको उठाने चाहिए। और ये मोटा मोटा जो इस एक्ट के बारे में था वो मैंने कोशिश की कि बहुत कम शब्दों में, हालांकि इस पर और बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है क्योंकि एक एक शब्द का मतलब समझने और पूरा लीगल प्रोविज़न समझने में काफ़ी लंबा समय लग सकता था, लेकिन चूँकि वक्त लिमिटेड है तो इसमें मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरे के पूरे एक्ट को समझाने की। और अगर आपको लगता है कि इसमें अभी और आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने का। थैंक यू सो मच वंस अगैन टू द होल टीम ऑफ हिंदुस्तानी मीडिया। सदफ भाई, आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आपकी ऑडियंस का शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई लिटरली फेल्ट हम्बल एंड लिटरली फेल्ट ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने, ये हमारे साथ जो है एडवोकेट तौफीक खान साहब थे जो फैसल नाम से भी जाने जाते हैं और बेहतरीन एक एडवोकेट हैं। अभी IIT BHU से जो है ये मास्टर्स कर रहे हैं लॉ में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जो जानकारी दी है हमने सोचा आप तमाम लोगों तक साझा कर दो और हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को जो है आप तमाम लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी, आप तमाम लोग ये बातें समझ गए होंगे कि किस तरह से पासा एक्ट का क्या कुछ इतिहास है, क्यों इम्पोज किया जाता है, किन किन लोगों पर इम्पोज किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे भाई ने ये बातें आप तमाम लोगों से भी कही है कि वो खुद भी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब मिले। तो आखिर में तौफीक भाई का हमारा बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया है।